जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम करने वाले हैं वर्णमाला के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन जो पिछले साल या फिर कुछ सालों पहले सीजी व्यापार में छत्तीसगढ़ के किसी एग्जाम से पूछे गए हैं। तो ये सारे सेक्शन हम बहुत डीपली देखने वाले हैं। इससे पहले हमने सारे थ्योरेटिकल क्लास जो वर्णमाला है और वर्तनी है उससे संबंधित सारे क्लास हो गए हैं। यदि आपने वो क्लास नहीं देखा है तो वो क्लास पहले देख लीजिएगा, उसके बाद आगे क्लास देख लीजिएगा। फिर भी हम जो नए बच्चे होंगे उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी हम बहुत डिटेल से कवर करेंगे। एक एक चीज़ केवल ऑप्शन बता के आगे नहीं चलेंगे, है ना। वो ऑप्शन आया कैसे, कैसे आ सकता है और इससे और क्या क्वेश्चन बन सकता है, इन सब सवालों पर भी चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्व आश्रित वर्ण किसे कहते हैं। स्वाश्रित का मतलब होता है वैसा वर्ण जो अपने पर आश्रित है ना। स्व आश्रित मतलब होता है अपने पर आश्रित। तो हमने डेफिनेशन में देखा है कि जो स्वर है वो अपने पर आश्रित होता है, जबकि व्यंजन जो है वो परतंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? परतंत्र। जो व्यंजन जो है वो परतंत्र कहलाता है, जबकि स्वर को हम बोलते हैं स्वतंत्र। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर हो गया स्वर वर्ण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि च व्यंजन का उच्चारण होता है। देखिए, हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, कचट तप के लिए क च ट त और प, है ना। इसके लिए हमने आपको बताया था के टी एम टो। ठीक है, के से हमने याद किया था कंठ। ठीक है, टी से हमने याद किया था तालु, और एम से याद किया था मूर्धा, है ना, मूर्धा। और डी से याद किया था हमने दंत। ठीक है, दंत। और ओ से याद किया था हमने पोस्ट। इस प्रकार यदि हम देखें तो च पूछा गया क्वेश्चन में, च के सामने क्या लिखा है? टी, और टी का मतलब होता है तालु। इस प्रकार जो च व्यंजन है वो हमारे तालु से उच्चारण होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार यदि आपको का पूछे, टा का पूछे, ता का पूछे, ला का पूछे, और क के बाद जितने भी हमारे 5 वर्ण है ना, क ख ग घ अंगा, च छ ज झ य तक, है ना, ट ठ ड ढ न तक, त थ द ध न, और प फ ब भ म, ये पूरे सभी हैं। जो के सामने जितने भी लिखे रहेंगे क ख ग घ अंगा, ये पूरे कर्ण से उच्चारण होगा। च के बाद जितने भी लिखे रहेगा च छ ज झ य, ये सब तालु से उच्चारण होगा। ट, है ना, इसका मूर्धा, जो ट के बाद ट ठ ड ढ न, वो सारे मूर्धा होंगे, है ना, उसका उच्चारण मूर्धा से होगा। और जो त है, त के बाद जो होगा न तक, वो दन से, और प के प से म तक होठ से उच्चारण होगा। ठीक है, तो ये सब याद करते हुए चलिए। हो सकता है तो च पूछा है, बीच का कोई भी वर्ण वो पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वयं राजन्ते स्वरा अग्वंत भवती व्यंजामी स्वरा, यह किसकी परिभाषा है? यह जो उक्त वर्ण जो है लिखा है हमने, जो उच्च जो ये लिखा है लाइन, ये किसके द्वारा कही गई है? स्वयं राजन्ते स्वरा अन्वग भवती व्यंजम नामी स्वर की यह परिभाषा निम्न में से किसकी है? यह जो परिभाषा है स्वर में से, ये हमारा है पतंजलि महोदय का। ठीक है, तो इसमें तो कुछ रटने वाला नहीं है, सॉरी, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है। ये आपके केवल याद वाला है ना, ये केवल आपके याद करने वाला है। तो देख लीजिए, इसको ये कहा गया है, पतंजलि के द्वारा कहा गया है। वर्तस्व ध्वनियाँ क्या है? वर्तस्व ध्वनियाँ क्या है? तो हमारे वर्तस्व ध्वनि देखिए, क ख ग अंग हमारे वर्तस्व ध्वनि में नहीं आएंगे। ठीक है, प फ ब भ नहीं आएगा। हमारा जो न ल स ज है, इसको हम वर्तस्व ध्वनि कहते हैं। ठीक है, न ल स ज को हम वर्तस्व ध्वनियाँ कहते हैं। जहाँ आवश्यक होगा समझाने का वहाँ हम जरूर समझाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से मूल स्वर के चिन्ह को बताइए। ठीक है, निम्नलिखित में से मूल स्वर आपको बताना है। निम्नलिखित में से मूल स्वर के समूह को आप बताना है। मूल स्वर क्या होता है? हमने बताया था कि वर्ण स्वर में 4 मूल स्वर होते हैं। कितने? 4 मूल स्वर होते हैं। वो कौन सा है ये देख लीजिए, अ, ई, उ, और ये री। ठीक है, ये री, ये तो ये हमारे मूल स्वर है। तो अ, ई, उ और री, सॉरी ये छोटा उ रहेगा ना, बड़ा उ नहीं रहेगा, ये छोटा उ है। तो अ, ई, उ, री किसमें है? अ, ई, उ, री किसमें है? तो हमारे इसमें है ना। भले री हो या ना हो, लेकिन ये चारों हम, ये तीनों हमको मिल गया, तो यही हमारा मूल स्वर कहलाएगा।
अयोग वाह का वर्ण का उदाहरण क्या है? अयोग वाह किसको कहेंगे? हमने पहली पढ़ा था, जब हम स्वर पढ़ा थे उस समय बताए थे कि अम और आह को अयोग वाह कहा जाता है। हाँ? और जो ढ और ड है, ये देखिए इस प्रकार जो इसको लिखते हैं, ये है हमारा उच्छिप्त व्यंजन। ठीक है, ये उच्छिप्त व्यंजन है, जबकि अम और आह को हम अयोग वाह कहते हैं। अम और आह को अयोग वाह कहा जाता है। अब देखते हैं द्विगुण और उच्छिप्त व्यंजन एक ही चीज है, अभी जो मैं आपको ऊपर बताया हूँ। द्विगुण और उच्छिप्त व्यंजन एक ही है। द्विगुण व्यंजन क्या है? ये देखिए, व्यंजन पढ़ रहे थे तो ये जो है ना, ये वाला ऑप्शन, ये जो नीचे ड के नीचे और अंगा अड़ा के नीचे जो बिंदी है, इसी को हम लोग कहते हैं द्विगुण व्यंजन। इसी को एक और नाम से जानते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन ना, उच्छिप्त व्यंजन। इसको उच्छिप्त व्यंजन भी कह के बुलाया जाता है। दूसरी बात, और ये हमारे ड और ढ जो है, ये हमारे स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, ये हमारे स्पर्श व्यंजन है। उसी प्रकार ये ज्ञ, ज्ञ और यह जो है हमारे संयुक्त व्यंजन है। इसको हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। ये दो व्यंजनों से मिलकर बना है, इसलिए हम इसको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। अब देखते हैं अ जो है किस प्रकार का स्वर है। अ जो है अग्र स्वर है, पश्च स्वर है या मध्य स्वर है? तो हमने पढ़ा है कि अ जो है हमारा मध्य स्वर है। मध्य स्वर कैसे? जैसे हमने यहाँ पे एक जीभ बना लिया है ना, मुख मानव जीभ। तो जो अ है ना, जीभ के इस मुख भाग से उत्पन्न होते हैं। अ का जो उच्चारण है, जीभ के इस मुख भाग से है ना, मध्य भाग से उच्चारित होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं मध्य स्वर। ठीक है, उसके बाद ई ए जो है हमारे अग्र से होते हैं, और आ उ हमारे पीछे से जीभ के पीछे से उच्चारण होते हैं, इसलिए शेष को हम पश्च स्वर कहते हैं। और अ जो है हमारे मध्य स्वर में आएगा। ठीक है, अ जो है हमारे मध्य स्वर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल किस प्रकार का व्यंजन है? ल जो है किस प्रकार का व्यंजन है? ल किस प्रकार का व्यंजन है? तो देखिए, ल जो है हमारा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन तो है ला ना, यर लवा। देखिए स्पर्श व्यंजन ला नहीं है, वास्तविक में ये हमारे अंतःस्थ है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार सबको लगाना है कि ये क्या चीज है। ठीक है, वह ला हमारा स्पर्श व्यंजन में नहीं आता, ये हमारे यर लवा में आता है। तो ल लुंठित नहीं है, मैंने आपको ट्रिक बताया था। ल लुंठित नहीं है और ना ही नासिक के है ना। ल जो हमारा पार्श्विक है। पार्श्विक मतलब समझते हैं? अब ल बोल के देखिए, आपका जीभ थोड़ा सा राउंड लेगा और जीभ के अगल बगल से हवा निकल जाता है, पार्श्व से, बगल से, है ना। जैसे ये आपका अगर जीभ है ना, तो ये जैसे आप थोड़ा मोड़ेंगे तो जीभ ऐसा मुड़ेगा और इधर उधर से हवा निकल जाएगा। ठीक है, तो ल हमारा पार्श्विक व्यंजन है। ल बोल के देखिए, ल बोलने से जीभ थोड़ा मुड़ेगा और अगल बगल से एयर पास हो जाएगा, तो पार्श्विक हो गया। दूसरा, अगर नासिक के व्यंजन की बात किया जाए तो हमारे पास नासिक के व्यंजन में आता है अम और आहा और हमारे पंचमाक्षर। ठीक है, अम और आहा और पंचमाक्षर हमारे नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। और र हमारा लुंठित है, और स्पर्श में हमारे 25 व्यंजन आते हैं। ठीक है, स्पर्श में 25 व्यंजन आते हैं, क से म तक। ठीक है, क से म तक, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क से म तक हमारे स्पर्श व्यंजन आते हैं। र हमारा लुंठित है और ला पार्श्विक है। ठीक है, अब देखते हैं पंच में अनुस्वार किस रूप में आता है। जैसे हम यदि पंच लिखते हैं, ये हमने पंच लिखा है, तो ये अनुस्वार हमारा किस रूप में आता है? हमारे पास 5 अनुस्वार है लास्ट में, उसको हम अनुस्वार, जैसे इसमें तो अनुस्वार बोला गया है, लेकिन देखिए अब इसमें अनुस्वार क्या हो सकता है। ये च तो होगा नहीं, क्योंकि ये हमारा पंचमाक्षर नहीं है, तो सी, बी या डी होगा, कोई भी से एक है। अब हमको पहचानना कैसे है कि ये किसका है? तो ये अम के मात्रा के बाद जो है ना अक्षर, वो पहचानिए, च है। ठीक है, अम के बाद क्या है? च लिखा है। अब च को पूरा लिखिए, च, छ, ज, झ, य। ठीक है, तो च से जो पांचवा वर्ण होगा ना, वो वही होगा हमारा अनुस्वार। मतलब इसी य को हमने अनुस्वार के रूप में लिख दिया है। अगर इसको लिखते तो और कैसे लिख सकते थे? हम इस प्रकार से पंच लिख सकते थे, आधा य बना के। ठीक है, आधा य बना के हम पंच लिख सकते थे। तो फाइंड करने का तरीका क्या है? अम की मात्रा के बाद जो अ, पन जो क्या बोलते हैं 25 जो व्यंजन है, उसमें से कौन सा व्यंजन है ये देख लीजिए, और वो उस परिवार का जो पांचवा होगा, वो आपको यहाँ मिलाना है। अगर इसकी जगह झ भी होता तब भी हम यहाँ लगाते, क्योंकि ये अ, उस परिवार का पांचवा वर्ण है। जैसे 1 2 3 4 और ये 5 है ना,
तो ये देखिए, यदि झ आ जाता, ज आ जाता, छ आ जाता या च आ जाता, च के स्थान में ज, झ, ज जो भी आ जाता, तब भी हम यही लगाते, क्योंकि हमको पांचवा अक्षर ही लेना है। ठीक है, न नहीं लगाएंगे क्योंकि न किसी और परिवार का मेंबर है, न जो है किसी और परिवार का मेंबर है, उसमें न नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुनासिक वर्ण है, अनुनासिक वर्ण वैसे वर्ण जिनका उच्चारण नाक और मुंह के साथ होता है। वैसे वर्णों का उच्चारण जिसका जो उच्चारण है नाक प्लस मुंह, ठीक है, दोनों के उपयोग से होता है या फिर दोनों के संयुक्त से अनुनासिक वर्णों का उच्चारण होता है, उसको हम अनुनासिक बोलते हैं। तो हमारे सारे देखिए अनुनासिक क्या क्या है ये देख लीजिएगा। तो अम और आहा और हमारे पंचमाक्षर, पंचमाक्षर में क्या आ जाते हैं, य, अंगा, अंगा ऐसा है, और उसके बाद है आपका ण, म, एक दो तीन चार और एक और है ना, नाम, यह नाम, एक और है, याद नहीं आ रहा है, ठीक है, अच्छा जय है ना, टाठा डाढ़ा ना, पापा बाबा और ये वाला, ठीक है, ये इतने हमारे पंचमाक्षर हैं। और ये, ठीक है, इन्हीं से आपको हम बोलते हैं अनुनासिक। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन में क्या क्या दिख रहा है, हमारे ऑप्शन में तो ब तो हमारे पास है ही नहीं, या तो ये अनुस्वार है और नहीं पंचमाक्षर है, सभी नहीं होगा, तभी नहीं होगा। बचा हमारे पास क्या, यह देखिए यहाँ पे है, ये है, ये यहाँ पे है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है, हिंदी में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है। तो हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या है, देखिए कुल व्यंजन पूछा गया है ना, तो व्यंजन वर्णों की संख्या हम यहाँ 33 लेंगे। अब लेंगे कैसे ये देखिए, ठीक है, लेंगे कैसे ये देखिए, हमारे पास 25 ठो है स्पर्श व्यंजन। ठीक है, हमारे पास 25 स्पर्श व्यंजन है, वो क्या है, क से म तक, ये 25 व्यंजन हो गए। उसके बाद हमारे पास है चार, य, र, ल और व, ये चार हमारे पास य, र, ल, व है, इसको हम अंतःस्था भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद चार हमारा आता है ऊष्म व्यंजन, चार आता है हमारे पास ऊष्म व्यंजन। इन सबको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 25, 25 4 25 और 8 होता है 33। ठीक है, 25 और 8 हो जाएगा हमारे पास 33, 33 हो जाएगा। 25 और 8 मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 5 और 9, 9 4 13, ये 33 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमको 33 आंसर लेना है। अगर उसके बाद यदि एक और कोई कहे कि 33 से क्यों लिए, हमारे पास हमने संयुक्त अक्षर को क्यों नहीं लिया, संयुक्त अक्षर चार है हमारे पास ना, संयुक्त अक्षर क्या है, त्र, य, उसके बाद ये श ना, और ये वाला श, ये हमारे पास संयुक्त व्यंजन है, इसको नहीं लिया जाता है ना। ऑप्शन में भी अगर हम चले तो इसको हम चार को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये चार तीन सात, ये 37 हो जाएगा, 37। तो वैसे भी हमारे ऑप्शन में 37 कहीं भी नहीं है। ठीक है, 37 कहीं भी नहीं है, तो इस प्रकार हमारा 33 हो जाएगा। अगर 33 और 37 बात के बाद अगर बोल लेते हैं कि इतना भी अगर ऑप्शन हमारे पास होता, ठीक है, तब भी हम 33 ही लेते। अब इसको क्यों नहीं लेते, देखिए इसका जो निर्माण है कहीं ना कहीं स्पर्श व्यंजन से मिलकर हुआ है, किन्हीं न किन्हीं दो व्यंजनों को मिलाकर त्र, ज्य, श और छत्रिक श वाला बनाया गया है, इसलिए हम इसकी काउंटिंग नहीं करते। यदि 33 हमारे ऑप्शन में नहीं होता तब की स्थिति में हम 37 भी ले सकते थे, और दो उच्छिष्ट व्यंजन हमारे हैं ना, दो उच्छिष्ट व्यंजन है, उसको दोनों मिला के हो जाता था 39। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में यदि हमारे पास 33 है तो हम ऑप्शन में 33 ही लेंगे। अगर 33 ना होकर 39 होता तब हम 39 लेते। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन से वर्ग में ह्रस्व स्वर है, कौन से नीचे कुछ कूट वर्ण दिए गए हैं, उसमें ह्रस्व वर्ण कौन से हैं ये हमको बताना है। ठीक है, नीचे जो कूट दिए गए हैं उसमें से ह्रस्व वर्ण कौन सा है ये हमको बताना है। अब देखते हैं इसमें से हमारा ह्रस्व वर्ण कौन सा है। ह्रस्व वर्ण का मतलब होता है मूल वर्ण, मूल। ठीक है, और मूल हमने पढ़ा है अ, ई, उ और ये रे। ठीक है, इस प्रकार अब ये देखते हैं, ये चारों हमारे देखिए सभी में चार का सेट है, तो ये चारों हमको कहाँ मिल रहा है, यहाँ तो आ मिल गया, ये हो नहीं सकता, यहाँ बड़े ही मिल गया, हो नहीं सकता, यहाँ बड़े ही मिल गया, हो नहीं सकता, हमारे पास अ, ई, उ और री, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। ठीक है, स्पर्श व्यंजन वाला वर्ग कौन सा है, स्पर्श वर्ष, स्पर्श व्यंजन वाला वर्ग कौन सा है, तो स्पर्श व्यंजन वाला वर्ग हम क्या लिखते हैं, क,
च ट त प, मतलब कचट तप किसमें है ये देखिए। तो क च ट त, भले ही एक तो नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन ये सारे स्पर्श व्यंजन वाले है ना। यर अलावा इसमें त जो है, लेकिन बाकी यर अलावा भी डाल दिया है। इसमें श शह हमें हमारे सारे उष्म व्यंजन है, याद रखिएगा इतने हमारे पूरे उष्म व्यंजन है। ठीक है, इसमें हमारे पूरे उष्म व्यंजन है। हमारा आंसर कौन सा है, तो डी ऑप्शन है। ठीक है, हम सभी आपको ऑप्शन को बताते जा रहे हैं ताकि एक क्वेश्चन के साथ आपको एक से अधिक क्वेश्चनों की तैयारी आराम से कर सकें। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य है। ठीक है? कौन सा वर्ण मूर्धन्य है, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही बताया हूँ कि मूर्धन्य पहचानते कैसे हैं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, कचट तक, क च ट त और प। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, कचट तप लिखेंगे। कचट तप लिखने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है के टी एम, बस एम तक लिख लीजिए। लिखना चाहते हैं और लिख लीजिए डी और ओ। एम से होता है मूर्धा और इसी को बोलते हैं मूर्धन्य। अब देख लिए ट ठ ड ढ न। ठीक है, ट ठ ड ढ न। अब ट ठ ड ढ न किस में है, तो घ तो हमारा आ नहीं रहा है, झ आ नहीं रहा है, व आ नहीं रहा है, तो ट ठ ड ढ न, ट ठ ड ढ न ये वाला है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाप्राण व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का। देखिए वर्ग मतलब आपको बस मैं पूरा यहाँ लिख के तो दिखा नहीं सकता, पर 25 वर्ग हम जो लिखते हैं ना, जैसे 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो हमने महाप्राण के लिए क्या ट्रिक बनाया था प्रत्येक वर्ग के लिए, तो ये होता था अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण और अल्पप्राण। ठीक है, तो महाप्राण हमारा किस में आ रहा है, एक तो 2 में आ रहा है, एक तो 4 में आ रहा है। मतलब वर्ग का दूसरा और चौथा, वर्ग का दूसरा और चौथा हमारे पूरा महाप्राण होता है। ठीक है? इसके लिए यदि आपको वर्ग समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे आप क्लास जाके देख लीजिएगा, उसमें पूरी डिटेल से बताया गया है कि वर्ग क्या होता है और इसमें कितने वर्ण आते हैं। यदि पूछा जाए तो इसके हिसाब से कितने वर्ण होंगे हमारे पास, है ना, तो इसके हिसाब से हमारे पास होंगे वर्ग के हिसाब से 10 ठो होंगे हमारे पास, 5 दो वाले में 5 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में अनुस्वार के स्थान पर ण लिखा जा सकता है, अभी हमने देखा था ना। कौन सा ऐसा वर्ण है जिसके बाद हम अनुस्वार करना का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा ऐसा वर्ण है जिसके अनुसार हम जिसमें हम ण का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले क्या हमने क्या ट्रिक लगाया था कि ये अम की मात्रा है ना, ये पंक्ति में अम की मात्रा के बाद क है। अब क के बाद क्या क्या आता है, देखिए क ख ग घ अंगा, तो लास्ट में अंगा आ रहा है, जबकि अंगा हमको यूज करना नहीं है। ठीक है, ज आ रहा है ना, तो च छ ज झ य, लास्ट में यहाँ आ रहा है जो हमको यूज करना नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लें द, तो त थ द ध न, ये वाला न है तो ये यूज हमको करना नहीं है। अब देखते हैं ये है ड, त ट ठ ड ढ न, ये वाला ना, ट ठ ड ढ न, ये वाला आ गया। इसका मतलब है जो हमको ड मिल गया, अब इसी फैमिली का पांचवा वर्ण न है। ठीक है, तब हमने जहाँ ड देखा हमने यहाँ आंसर लगा लिया, तो ड हमने देख लिया और इसी वर्ण का न है, तब ये हम यहाँ लगा सकते हैं कि ये हमारा आंसर। ठीक है, अगर उल्टा देखते हैं तो ड हमने खोज लिया, अब देखते हैं कि ड फैमिली का पांचवा कौन सा है, तो ड फैमिली का पांचवा है न, तो ये इस बिंदी के स्थान पर हम न को प्रतिस्थापित कर सकते हैं या फिर रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से शब्द में री का प्रयोग की मात्रा में हुआ है, क्या कहा है, कौन से शब्द में री का प्रयोग मात्रा के रूप में हुआ है। है? री का प्रयोग मात्रा के रूप में हुआ है, तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमने जब आपको वर्तनी पढ़ाया था ना, उसमें बता रहा था ये जो क के नीचे ऐसा है ना क्र, ये हमारे र की मात्रा है, न कि री की मात्रा, और ये र की पदेन मात्रा होती है, पदेन रूप होती है। ठीक है, उसी प्रकार ये जो य के ऊपर जो कोना निकला हुआ है, ये भी हमारी र है, इसको हम रेफ बोलते हैं ना, ये भी र की मात्रा है और ये भी रेफ के रूप में है। ठीक है, र के रूप में है और ये भी रेफ के रूप में है। यहाँ पे आपको श्र दिख रहा होगा, श्र जैसे, पर ये श्र है, यहाँ पे री की मात्रा नहीं है, यहाँ भी र है ना।
इसमें ये शक्कर का श जो हम लिखते हैं ना, ये वाला श प्लस र, ये दोनों मिलके बना है ये श्रा। ठीक है, तो यहाँ पे भी री की मात्रा नहीं आया। अब देखते हैं मात्री में, ये है हमारी री की मात्रा। इसको री की मात्रा को हम इस प्रकार नीचे लगाते हैं, तो ये है हमारी री की मात्रा। तो मात्री में हमारी री की मात्रा का उपयोग या फिर री का उपयोग मात्रा के रूप में किया गया है। री का उपयोग मात्रा के रूप में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कंठ व्यंजन कौन सा है? तो कंठ व्यंजन बताना है। तो कंठ व्यंजन पहला वाला है क वाला, तो क ख ग घ अंगा, क ख ग घ अंगा, तो ये ग आ गया। ट नहीं होगा, द नहीं होगा, ब नहीं होगा। ठीक है, ट वर्ग के व्यंजनों का अंतिम वर्ण कौन सा है? तो ट ठ ड ढ न, ट ठ ड ढ न। ठीक है, ट ठ ड ढ न, तो ये ट ठ ड ढ न बोलेंगे तो ये बात देखिए, ना नहीं बोल रहा हूँ मैं, न बोल रहा हूँ, याद रखिएगा, ना नहीं बोल रहा हूँ, न बोल रहा हूँ। ठीक है, ये है हमारा आंसर। और अगर पूछा जाए कि ये किसका अंतिम अक्षर है ना, यह किसका अंतिम अक्षर है, तो ये क का अंतिम अक्षर है पांचवा। न किसका है? त थ द ध न, तो ये त वाला है। और प फ ब भ म, इस ये प का अंतिम है, ये त का अंतिम है, ये क का अंतिम है, और ये जो न है हमारे ट का अंतिम है। ठीक है, हमको पूछा गया था ट वाला, तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से पंचमाक्षर है। अब हमको यहाँ पंचमाक्षर पहचानने, देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको प्रैक्टिस कराने के लिए लाया हूँ, ये हमारे पिछले 10 साल पुराना क्वेश्चन है कि ऐसा पहले क्वेश्चन आता था। और अभी जो क्वेश्चन आए हैं 21-22 में, वो भी हम आगे जाके चर्चा करेंगे कि अब कैसा आता है। लेकिन अगर आपको वर्णमाला से क्वेश्चन पूछेगा तो उसका लेवल यही रहेगा, कुछ कूट करके एक्स्ट्रा बढ़ा सकता है, लेकिन इसकी जो लेवल है वो यही है, क्योंकि इससे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं रहती। निम्नलिखित में से पंचमाक्षर कौन सा है? तो हमारे पास पंचमाक्षर 4 है ना। हमारे पास पांच पंचमाक्षर है। पहले तो अंगा है, य है, न है, और ये वाला न है, फिर म है। अब देखिए हमारे पास ऑप्शन में क्या चीज़ है, या ये तो हमारे संयुक्त है, ये तो स्वर है। ठीक है, री स्वर है, अक्षय ये भी संयुक्त है, तो बच्चा हमारे पास न। ये कहाँ पे लिखा हूँ? ये वाला। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य केंद्रीय स्वर है? निम्नलिखित से में से मध्य केंद्रीय का मतलब है अ। मैंने आपको इस पहले बताया था जीभ बना के ऐसा। ठीक है, अ का उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अ। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? ठीक है, प्लुत स्वर किसे कहते हैं ये हमको बताना है। प्लुत स्वर, ठीक है, प्लुत स्वर किसे कहते हैं ये हमको बताना है। प्लुत स्वर, तो मैंने आपको जब व्यंजन पढ़ रहे थे उसमें बताया था, प्लुत का मतलब होता है त्रिमात्रिक, और इसका उपयोग जो हम किसी को बुलाने के लिए करते हैं, और इसका साइन कुछ इस प्रकार से रहता है। तो ये है हमारी त्रिक मात्रिक। ठीक है, और एक मात्रा होता है हमारा स्वर। ठीक है, या फिर स्वर कहें या फिर मूल स्वर कहें, ज़्यादा अच्छा होगा। मूल स्वर हमारा एक मात्रिक है, और द्विमात्रिक होता है जिसमें एक से अधिक मात्रा होती है, जैसे आपका व्यंजन हो जाएगा ना, और अन्य स्वर हो जाएगा, अन्य स्वर होता है। ये हमारे द्विमात्रिक होते हैं, चतुर्थ मात्रिक हमारे यहाँ नहीं होता। और इस त्रिक मात्रिक का उपयोग कहते हैं किसी को बुलाने के लिए, जैसे हम मोहन को बुलाएंगे तो मो हा, और ऐसा करके करेंगे। ठीक है, मो और हा बोल के हा को लंबा खींचेंगे, उसी को हम कहते हैं प्लुत स्वर। इसको किसी को पुकारने के लिए, संबोधन के लिए उपयोग किया जाता है। सब संबोधन ना बोल के पुकारना बोले ज़्यादा उचित होगा। यह संयुक्त व्यंजन माना जाता है। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए, उसमें से एक संयुक्त व्यंजन माना जाता है। तो संयुक्त व्यंजन कौन सा माना जाता है? देखिए, ये तो हमारा स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, ये हमारे उच्च सामने अगर डॉट दिख रहा है तो ये अंगा हो जाएगा, और ये यहाँ है, ये भी हमारा स्पर्श व्यंजन है। बाकी ये हमारा श है, ये है हमारे स्पर्श, ये हमारे संयुक्त व्यंजन। ये बना कैसे है ये देखिए, ये क प्लस स से बना है। ठीक है, क प्लस श से बना है, ऐसा बना है। क प्लस श से बना है। ठीक है, क प्लस श से बना है। एक मिनट, मैं आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं बता देता हूँ कि ये कौन सा स है। ठीक है, ये कौन सा स है मैं भी आपको बता देता हूँ।
ठीक है। ये हमारे ये वाला श है ना, क प्लस श वाला है। ठीक, इसमें इसी में कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी। ये क प्लस श वाला है ना, तो ये षटकोण वाला स है। ठीक है, क प्लस षटकोण वाला स। व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर वर्णों के मेल को व्यंजन एवं स्वर वर्ण, व्यंजन एवं व्यंजन वर्ण, व्यंजन परतंत्र वर्ण है। ठीक है, अब दो बात इसमें आ गई। ये ऑप्शन के हिसाब से ना व्यंजन कई बार आप गलती से ये लगा के आ जाएंगे। ठीक है, ये तो नहीं लगाएंगे, पता है स्वर वर्णों का मेल अलग ही होता है, व्यंजन व्यंजन अलग ही होता है। ठीक है, हर व्यंजन के साथ स्वर होता है। ठीक है, अब कई बार आप ये लगा सकते हैं कि व्यंजन प्लस स्वर। कई बार ऐसा आप दिमाग लगाएंगे कि मैंने ऐसा आधा क लिखा फिर अ लिखा, बाद में इसी को ऐसा क लिख दिया, तो मैं इसको आंसर लगा दूं, पर ऐसा मत कीजिएगा, है ना, क्योंकि ये व्यंजन पूछा है। तो व्यंजन जो है वो परतंत्र होता है, और व्यंजन हम इसी को बोलते हैं, ये नीचे वाले हलंत वाले को व्यंजन बोलते हैं। यदि क को हम अगर बोल दिया जाए तो टेक्निकली रूप से ये व्यंजन ना होके ये अब अक्षर बन चुका है। ठीक है, ये टेक्निकली रूप से हमारा अक्षर बन चुका है, ये अब वर्ण ना रहा। इस वर्ण ऑब्लिक शब्द का उच्चारण मूर्धा या मूर्धन्य है। ठीक है, तो के टी एम तीसरा नंबर क च ट वाला। ठीक है, तो ट जो है हमारा मूर्धा हो गया, ट जो है हमारा मूर्धा हो गया। तो ये था हमारे कुछ क्वेश्चन आज के। ठीक है, तो आज हम अपना क्लास यही ख़त्म करते हैं। आज तक लगभग हमने कितने क्वेश्चन देख लीजिए, आज अभी तक हमने 54 क्वेश्चन देख लिए हैं। आज लगभग 25-30 क्वेश्चन आज देखे, और पहले भी 25 क्वेश्चन कर लिए थे। आज लगभग 54 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, और इस सेशन में लगभग हमारे पास 100 क्वेश्चन है ना, तो 54 हो गया, तो लगभग आपके पास 44 क्वेश्चन और आएंगे। 44-45 क्वेश्चन और आएंगे। उसके बाद एक प्रैक्टिस सेट भी होगा जो यूपी के क्वेश्चन में आता है। वो सारे अभी जो आने वाले हैं वर्णमाला के ऊपर ही होगा, वर्णमाला से बाहर नहीं आएगा। और इसके बाद हम एमसीक्यू करेंगे वर्तनी का नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पे आप नए हैं हमारे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको सब्सक्राइब के माध्यम से मिलेगा। वो सब्सक्राइब पूरा फ्री रहता है, नो कॉस्ट। यदि आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाएगा हर चीज़ का, क्योंकि इसमें मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और लोकल जो छत्तीसगढ़ के जो हैं कोर्स वो भी चलाए जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।